जरा सोचिए, एक ऐसी सल्तनत जो 600 साल से ज्यादा कायम रही, जो 3 बरआज़मों पर फैली हुई थी। ये थी सल्तनत ओस्मानिया। लेकिन हर उरूज को जवाल है। आज हम उसी की कहानी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तारीख की सबसे बड़ी ताकतों में से एक कैसे बिखर गई। बात है 27 अप्रैल 1909 की। जगह है इस्तांबुल। शहर की सड़कों पर अभी ठीक से रोशनी भी नहीं फैली थी, लेकिन तारीख एक नया मोड़ लेने को बिल्कुल तैयार थी। रात के अंधेरे में सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम एक ट्रेन में सवार हुए, और ये कोई आम सफर नहीं था, बल्कि ये एक अजीम सल्तनत के एक बहुत बड़े बाप का खात्मा था। 600 साल से भी ज्यादा सोचकर देखें, एक ही खानदान ने 6 सदियों तक दुनिया के कितने बड़े हिस्से पर हुकूमत की, शुमाली अफ्रीका से लेकर यूरोप और मशरिक़ वुस्ता तक। तो फिर सवाल यह है, कैसा हुआ क्या? तारीख की इतनी मजबूत सल्तनत अपने अंजाम तक कैसे पहुंची? देखें, इसकी वजूहात एक दिन में नहीं बनी, बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, कई दहाइयों पुरानी। आइए इन वजूहात को एक एक करके देखते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 18वीं सदी में, जब सल्तनत की बुनियादों में दरारें पड़ना शुरू हो चुकी थीं। सबसे पहला और बड़ा मसला था फौज का। एक जमाने के बेहतरीन जंगजू यानी चेरी अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वो लालची हो चुके थे और उनके हथियार भी पुराने थे। और दूसरी तरफ कौन था? यूरोप की जदीद मुनज़्ज़म फौजें, जिनके पास नई टेक्नोलॉजी थी। तो मुकाबला बिल्कुल यकतरफा था। ऐसा नहीं कि हालात सुधारने की कोशिश नहीं हुई, कोशिशें तो हुईं, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था। सुल्तान सलीम स्वयं ने कोशिश की तो उन्हें अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। हाँ, उनके बाद आने वाले सुल्तान महमूद दोवेम ज्यादा कामयाब रहे। उन्होंने एक बहुत ही खूनी कार्रवाई में येनीचेरी का सफाया कर दिया। इस वाक़े को वाक़या खैरिया कहा जाता है। और फिर उन पुराने जंगजुओं की जगह एक नई, बिल्कुल यूरोपीय तर्ज की फौज बनाई गई। लेकिन देखें, फौज का मसला तो सिर्फ एक पहलू था। असल चैलेंज तो उससे भी बड़ा था। वो ये कि इतनी बड़ी, इतनी मुतनव्विर सल्तनत को जोड़कर कैसे रखा जाए, जहां दर्जनों नस्लों और मज़ाहिब के लोग रहते हों। इसी चैलेंज से निपटने के लिए एक दौर शुरू हुआ जिसे तंजीमात कहते हैं। तंजीमात का मतलब है नई तरतीब, और ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं थे, बल्कि ये पूरी सल्तनत के माशी, इंतज़ामी और कानूनी निज़ाम को जड़ से बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। आप बस इस सल्तनत की वुसअत का अंदाज़ा लगाइए। 3 बरआज़मों पर फैली हुई, जिसमें अरब, तुर्क, कुर्द, यूनानी, आर्मीनिया, यहूदी और ना जाने कितनी ही दूसरी कौमें आबाद थीं। इतना तनव्वु ये सल्तनत की ताकत भी थी, और सच पूछें तो यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन रही थी। मसला ये था कि इस तनव्वु के बावजूद निज़ाम में बराबरी नहीं थी। अक़लियती ग्रोहों पर इजाफी टैक्स लगाए जाते थे, लेकिन उन्हें फ़ौज में खिदमत अंजाम देने की इजाज़त नहीं थी। और यही वो फ़र्क था, वो नाइंसाफ़ी थी जो अंदर ही अंदर लावा पका रही थी। तो इसका हल क्या सोचा गया? उस्मानी रहनुमाओं ने एक नई उस्मानी कौमी शनाख्त बनाने की कोशिश की, जिसमें तमाम शहरियों के लिए कानूनी मुसावात पर जोर दिया गया, चाहे उनका मज़हब या नस्ल कुछ भी हो। लेकिन ये मंसूबा उल्टा पड़ गया। यानी जिस चीज़ को जोड़ने की कोशिश की गई, वही मज़ीद टूट-फूट का शिकार हो गई। हुआ ये कि खुद हुक्मरान तबके में कुछ लोग इन इस्लाहात के खिलाफ हो गए। दूसरी तरफ अक़लियतों ने अपनी अलग रियासतों के लिए तहरीकें शुरू कर दीं, और इस आग पर तेल डालने का काम किया यूरोपीय ताकतों ने। रूस, बरतानिया, फ्रांस, उन्होंने कौम परस्ती के जज्बात को और भड़काया। नतीजा, सल्तनत के हाथ से शुमाली अफ्रीका और बल्कान के अहम इलाके निकलते चले गए। अब इस दौर में आते हैं सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम। इनकी शख्सियत बड़ी दिलचस्प थी। एक तरफ तो वो जदीदियत के हामी थे, तालीम को, नए मंसूबों को फ़रोग़ दिया, लेकिन दूसरी तरफ वो एक मुतलक़ुल अनान बादशाह भी थे। उन्होंने आते ही आइन मुअत्तल कर दिया और हर किस्म की सेंसरशिप नाफिज कर दी। तो ये जो अंदरूनी खींचातानी चल रही थी, ये 20वीं सदी के शुरू में अपने उरूज पर पहुंच गई। और फिर आई पहली जंग अजीम, जो सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। सल्तनत के आखिरी साल तो बहुत ही तेजी से गुजरे। 1908 में नौजवान तुर्कों ने इनकिलाब बर्पा किया और आइन बहाल हो गया। फिर 1914 में सल्तनत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया और जर्मनी का साथ देते हुए पहली जंग अजीम में शामिल हो गई। 1915 में एक बहुत ही अलमनाक वाक़या पेश आया, जब आर्मीनियाई आबादी की मुल्क बदरी का हुक्म दिया गया, और आखिरकार 1918 में जंग ख़त्म हुई और सल्तनत की शिकस्त पर ख़त्म हुई। इस जंग और इससे जुड़े वाक़यात में जो इंसानी नुकसान हुआ वो बहुत बड़ा था। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख आर्मेनियाई बाशिंदे अपनी जान से गए।
ایک ایسا واقعہ جسے آج دنیا آرمینیائی نسل کشی کہتی ہے۔ اگر ہم صرف جنگ کے نقصانات کی بات کریں تو اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ ماخذی مواد یہ بتاتا ہے کہ پوری جنگ میں آبادی کے تناسب سے سب سے زیادہ اموات سلطنت عثمانیہ میں ہوئیں۔ یہ ایک بہت ہی تباہ کن قیمت تھی جو سلطنت نے چکائی۔ تو جنگ ختم ہوئی، سلطنت ہار گئی۔ اب فاتح طاقتوں نے میز پر بیٹھ کر سلطنت کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے، بالکل اپنے اپنے مفادات کے مطابق۔ یہ تقسیم کیسے ہوئی؟ دیکھیں، برطانیہ نے مقامی حکمرانوں سے وعدے کیے اور انہی وعدوں کی بنیاد پر سعودی عرب، عراق اور اردن جیسی ریاستیں بنیں۔ باقی جو عرب علاقے بچے تھے انہیں برطانیہ اور فرانس نے آپس میں بانٹ لیا، جیسے شام، لبنان اور فلسطین۔ لیکن ترکوں نے اس تقسیم کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اپنی آزادی کے لیے ایک الگ جنگ لڑی۔ اور آخرکار وہ دن آیا 29 اکتوبر 1923 جب آزاد جمہوریت ترکی کا اعلان ہوا، اور اس کے ساتھ ہی 600 سال سے بھی زیادہ پرانی عثمانی سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ تو سلطنت عثمانیہ تو ختم ہو گئی، لیکن کیا اس کی کہانی بھی ختم ہو گئی؟ نہیں، اس کی راکھ پر جو لکیریں کھینچی گئیں، آج کے مشرق وسطیٰ کی سرحدیں وہی ہیں۔ آج جو ہم عالمی سیاست میں تنازعات اور اتحاد دیکھتے ہیں، ان میں سے بہت سوں کی جڑیں اسی زوال میں ہیں۔ تو سوال یہ رہ جاتا ہے کہ جب کوئی سلطنت گرتی ہے تو کیا اس کی میراث واقعی کبھی ختم ہوتی ہے؟